थैंक यू। पर जल्दी आओ ना जी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर प्रेस क्लब और लाहौर मीडिया का मशकूर हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे सब दोस्त तशरीफ़ लाए। आज का हमने जो टॉपिक रखा है कि पाकिस्तान में ज़राअत की ज़बूहाली की वजूहात और ख़ुसूसन कपास की प्रोडक्शन में कमी की भी वजूहात आपके सामने रखें, क्योंकि कपास हमारी वो मेजर फसल है जो सबसे ज़्यादा, जो टोटल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में तकरीबन 65% कपास का हिस्सा है जिससे ये मुल्क चलता है। ज़बूहाली में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारी ज़मीन है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़ीरो हो चुका है। दूसरे नंबर पे हमारी पैदावारी लागत है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमें हमारी प्रोड्यूस का, हमारी फसलों का सही रेट का ना मिलना। चौथा, रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करना, अच्छा बीज मुहैया ना होना। पांचवा हमारा मसला जो कि मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों का सबसे बड़ा मसला हो सकता है, वो है पानी की कमी। दिन ब दिन हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है, जिसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे, ना उसके बारे में सोच रहे हैं, ना उसके ऊपर हुकूमत को कोई तशवीश है, ना पब्लिक को कोई है। मैं ज़िला खानेवाल का रिहायशी हूँ। 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की तो मेरे गांव का जो पानी था वो 23 से 24 फुट पे था, नीचे ज़मीन के नीचे पानी। आज वो 70 से 75 फुट पे जा चुका है। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए पानी छोड़ के नहीं जा रहा। ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है कि हमें इस वक्त बैठ के सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं, अपनी पर एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं, क्या फसलों की जोनिंग के ज़रिए कर सकते हैं, क्या स्मार्ट इरिगेशन के ज़रिए कर सकते हैं। अगर हमने इस तरफ ना सोचा तो जिस तरीके से आबादी का एक इज़्दिहा आ रहा है, बल्कि एक तूफ़ान आ रहा है आबादी का, कि हम हर साल पाकिस्तान की आबादी में एक नया न्यूजीलैंड से सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, यानी 50 से 55 लाख। उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि हमारी इस साल एग्रीकल्चर की ग्रोथ -13.49 है, बजाय कि हम +5 से 6% पे जाए, हम -13.49 है इस वक्त हमारी एग्रीकल्चर की। जो शो की गई है 0.56, उसमें लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री सबको शामिल करके उसके बाद उसे 0.56 किया गया, जबकि इससे पिछले साल इसी एग्रीकल्चर की ग्रोथ 6.25 थी। वजह कि हमारी तमाम फसलों का जो इंजन है वो गंदम है। अगर काश्तकार को गंदम का रेट मिले, अच्छी फसल हो जाए, तो आपकी बाकी फसलों पे वो खर्च कर सकता है, बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर कर सकता है और बाकी तमाम फसलें उससे बेहतर हो सकती है। अगर हमें 2 साल पहले गंदम का अच्छा रेट मिला 3900, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि पिछले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। अगर पिछले साल हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो ग्रोथ आपके आगे 0.56, एक्चुअली एग्रीकल्चर की ग्रोथ -13.49 है। ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। 92 में हमारी कपास की प्रोडक्शन थी, जिस साल मैंने काश्तकारी शुरू की, 1 करोड़ 28 लाख बेल, और हमारी कॉटन बेल का वजन था 170 से 180 केजी। आज हमारा कॉटन बेल का वजन है 150 केजी, हम 1 किलो से ऊपर नहीं जाते। इंडिया 92 में था 1 करोड़ 10 लाख बेल, हमसे कोई 18 लाख बेल उसकी कम थी। आज वो चला गया 4 करोड़ पे, और हमारी पिछले साल थी 5.2 मिलियन बेल, 52 लाख बेल। और अगर हम वो वजन का फ़र्क निकालें
तो हम मेरे ख्याल में 42-43 लाख बेल पे होंगे। अब 1/3 अब चले गए। 2012-13 में भी हमारी 1,44,00,000 बेल हुई थी। आज हम सोचे कि हम ज़राअत में कहाँ खड़े। एक तरफ तो कहा जाता है कि ज़राअत तरक्की कर रही है, ज़राअत आगे बढ़ रही है, फिर आ जाए एक्सपोर्ट के ऊपर कि हमारी इन 6 माह में एक्सपोर्ट में क्या कमी आई और इंपोर्ट क्या बढ़ी। हमारी एक्सपोर्ट में कमी आई है इस वक्त। हम अगर चिली को ले तो 90% हमारी कम एक्सपोर्ट हुई है। मेज़ मक्की हमारी 70% कम एक्सपोर्ट हुई है। प्याज, तमाम वेजिटेबल बाकी 40% कम एक्सपोर्ट हुई है। आम हमारा वो भी कोई 40-45% इन 6 माह में कम एक्सपोर्ट हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी से 30 जून तक। चावल हमारा 11% कम एक्सपोर्ट हुआ है और इंपोर्ट एक ही कॉटन को ले लें तो 340% हमारी इंपोर्ट बढ़ गई है। मैं पाकिस्तान में कपास कैसे लगाऊं कि अगर मैं कपास उगाता हूं और अपनी कपास फूटी बेचता हूं तो मेरे ऊपर 18% GST है। दुनिया में किसी मुल्क में यह चीज नहीं है। दुनिया अपनी उस चीज को प्रोटेक्ट करती है जो एक्सपोर्ट हो। कॉटन आपकी वाहिद ऐसी फसल है जो तकरीबन 70 से 80% एक्सपोर्ट होती है। कपड़ा बन के धागे की सूरत में, किसी सूरत में, यानी कि वो एक्सपोर्ट होती है। लेकिन बदकिस्मती से हम दिन ब दिन उसमें पीछे जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अगले साल पाकिस्तान में कपास काश्त नहीं होगी। काश्तकार क्यों करेगा काश्त जब एक फसल को जानबूझ के दबाया जा रहा है कि यह फसल काश्त ना हो। और कपास में कमी से नुकसानात मैं आपको बता दूं। हमारा साहिवाल डिवीजन है, वहां मक्की, आलू ये फसलें होती है और उनको अच्छा रेट मिलता था। अब कपास की नाकामी की वजह से जब वो फसलें आगे जा रही हैं, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड में कमी आ रही है, तो ना मक्की का रेट मिल रहा है ना आलू का रेट, यानी कि वो काश्तकार भी नुकसान में आ गया। कुदरत ने हमें मुख्तलिफ इलाके दिए कि जिस जिस इलाके में हमने कोई चीज़ काश्त करनी है। 60 की दहाई में एक पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना जिसको हेड कर रहा था नवाब ऑफ कालाबाग। उनकी सिफारिशात में पहली सिफारिश यही थी कि पत्तों की जिला कसूर से लेकर रहीम यार खान तक कोई शुगर मिल ना हो, ये कॉटन एरिया है। हमने सारी शुगर मिलें वहां पे लगाई, तमाम शुगर मिलों को वहां पे लगा दिया गया। अब क्या है कि पानी का टेबल नीचे जा रहा है। आप जहां पे गन्ना लगाते हैं ऐसे ही समझ लें कि वहां आप एक ट्यूबवेल लगा देते हैं, वो जमीन से पानी को सक करता है और पोटाश की माइनिंग करता है। वो आज यही वजह है कि आपके सेंट्रल पंजाब के जितने भी शुगर मिले हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जहां से शिफ्ट करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब जहां पे पैदावार में दिन ब दिन कमी आ रही है और उसकी चीनी की रिकवरी में भी कमी आ रही है क्योंकि पोटाश की कमी हो चुकी है। इस वक्त आगे जा रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो क्या हम चीनी के अलावा किसी चीज में खुद कफील हो सकेंगे? हम व्हाइट गोल्ड को, जो कॉटन हमारे लिए व्हाइट गोल्ड है, उसको पसे पुष्ट डाल रहे हैं और व्हाइट पॉइजन को आगे ला रहे हैं। और जो चीनी बनती है घरों में कितनी इस्तेमाल होती है? 10 से 15%। बाकी सारे कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं। मुझे किसी एक चीज का नाम बता दे कि इस मशरूब ने, इस बोतल ने अपना रेट कम किया, बढ़ाया नहीं है। हर चीज के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन अगर रेट नहीं बढ़ा तो काश्तकार के गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। अगर रेट कम हुआ है तो काश्तकार की गंदम का रेट कम हुआ है। खुदा की कसम में खा के कहता हूं कि हमें गंदम में सिर्फ 2200 अरब रुपए 2 सालों में नुकसान हुआ है। 2200 अरब रुपया। और उसका आगे रिजल्ट क्या आ रहा है? यह भी जिन फसलों में काश्तकार को नुकसान होता है, क्या होता है कि काश में कमी आती है। अब बेस में अगर काश्तकार को मक्की की फसल में नुकसान हुआ इस दफा, उसको रेट नहीं मिला, आए मैं हुकूमत को दावत देता हूं आके देखे कि मक्की की काश्त में 40% कमी आ गई इस दफा। क्यों कमी आई है? वो कि काश्तकार को उसका रेट नहीं मिला, काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत वापस नहीं मिली। क्या काश्तकार के बच्चे नहीं हैं?
क्या काश्तकार इंसान नहीं है? क्या काश्तकार ने अपने बच्चों का इलाज नहीं करवाना? क्या काश्तकार ने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवानी? क्या काश्तकार ने अपने बच्चों को कपड़े खरीद करके नहीं देने? क्या काश्तकार का हक नहीं है कि वो अपनी बच्चियों की शादियां भी कर सके? आज बदकिस्मती से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आज काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे, ना खेत के हालात अच्छे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे, ना सेहत के हालात अच्छे, और ना ही काश्तकार में वो सकत है कि वो काश्तकार अगली फसलों पे खर्च कर सके। आज आपके पास 13 लाख टन यूरिया फालतू पड़ी है, हालांकि प्रोडक्शन वही है पिछले सालों वाली। पिछले साल 2 लाख टन इंपोर्ट भी की थी, तब भी कमी थी। इस दफा काश्तकार खरीद के डाल नहीं रहा, फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर काश्तकार बैलेंसशुदा फर्टिलाइजर नहीं करेगा तो आपकी पैदावार कैसे बढ़ेगी? ये मुल्क कैसे खुद कफील होगा फूड सिक्योरिटी में? इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। आज यही हुकूमत सोच रही है कि हम गंदम इंपोर्ट करें। आज यही हुकूमत कह रही है, जिसने खुद चीनी एक्सपोर्ट की थी, कि हम चीनी इंपोर्ट करें। वो किस लिए कर रहे हैं? चीनी की कोई कमी नहीं है, 23 लाख टन इनके पास चीनी पड़ी है। इंपोर्ट इसलिए कह रहे हैं कि ये अक्टूबर नवंबर में आए और काश्तकार का मुआशी कत्ल हो, उसको गन्ने का रेट फिर न मिले। जब काश्तकार को गन्ने का अगर रेट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? काश्तकार अगली फसल पे खर्च नहीं कर सकेगा। हम बार बार कह रहे हैं एक चीज के ऊपर कि खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। एक प्राइस कमीशन बनाओ, जो दुनिया के हर मुल्क में प्राइस कमीशन है हर फसल का, जो फसल को काश्त करने से पहले 1 साल पहले कम से कम ये डिसाइड करे कि काश्तकार की पैदावारी लागत ये होगी और उसे मिनिमम ये रेट मिलना चाहिए 25% प्रॉफिट के साथ। क्या पाकिस्तान में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या वो अपना रेट तय नहीं करते? एक मोची एक जूता बनाता है, क्या वो अपना रेट नहीं बताता? एक काश्तकार वाहिद है जो अपना रेट नहीं बता सकता। अगर कभी सब्जी का रेट बढ़ जाए, किसी चीज की शॉर्टेज आ जाए, तो एसी और डीसी पहुंचे होते हैं मंडियों में कि इसके ऊपर आप सेल नहीं कर सकते। एक तरफ कहते हैं हमने आटे को डीरेगुलेट किया, गंदम को डीरेगुलेट किया। गलत बात है, नहीं डीरेगुलेट किया गया। अगर डीरेगुलेट किया जाता तो आटा, मैदा, सूजी इसको एक्सपोर्ट करने देते। जब किसी को डीरेगुलेट किया जाता तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं होती, फिर कोई जिलाबंदी नहीं होती, फिर कोई रोटी का रेट तय नहीं करता, कोई आटे का रेट तय नहीं करता। काश्तकार का तो वो मुआशी कत्ल किया गया है कि अब काश्तकार मजबूर होके ये पेशा छोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारी जमीनें आज आके देखें खाली पड़ी हैं, खुदा की कसम खाली पड़ी है, काश्तकार काश्त नहीं कर सके। ठेकेदार भाग गए हैं क्योंकि उनको जब पैदावारी लागत ही ना मिले, उनको प्रॉफिट ही ना हो, तो वो क्या करेंगे? किस लिए काश्त करेंगे? इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक काश्तकार ही है। हालांकि ये मुल्क भी काश्तकार के सर के ऊपर चल रहा है। काश्तकार तो नैबे खुदा है, अल्लाह का दिया और इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। ये कौम नहीं देखती कि काश्तकार नंगे पांव आपके लिए रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे सख्त अंधेरी रातों में जब कोहरा पड़ रहा होता है, सख्त सर्दी होती है, वो गंदम को आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए पानी लगा रहा होता है। वो नहीं देखता कि बिच्छू है, सांप है, क्या चीज है, लेकिन आपकी मोहब्बत में, आपकी इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए वो काम कर रहा होता है। और साल के 365 दिन काम करता है। क्या उसके बदले उसको कुछ सिला मिला? काश्तकार आपको हर चीज उगा के देने वाला, हर चीज, वो गोश्त है, दूध है, सब्जी है, फ्रूट है, गंदम है, चावल है, तेलदार अजनास है, जितनी भी चीजें है उगा के देने वाला। और उसको पाकिस्तान में लकब क्या दिया जाता है? पेंडू और गवार का। इज्जत की निगाह से उसको देखा नहीं जाता। आज पाकिस्तान में अगर कोई तबका मर रहा है, सिसकियां ले रहा है, वेंटिलेटर पे, खुदा की कसम वो किसान है इस वक्त। आज काश्तकार की जिंदगी अजीरन बन चुकी है।
आज काश्तकार अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकता इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिसको बनाने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान के काश्तकारों ने दी थी। अगर उसको उसकी फसल का रेट ना मिले, अगर उसने सब्जी बेची है, गोभी 1 रुपए किलो, प्याज उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 से 35 रुपए किलो, सिर्फ 7 रुपए किलो मिला है उसको। अब भिंडी ले ले, कोई चीज ले ले, गाजर ले ले, मूली, किसी चीज में उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वापस नहीं मिली। ये देखिए कि पैदावारी लागत उसकी कितनी बड़ी है, दुनिया से मवाजना करें। पैदावारी लागत में इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुझे यूरिया मिलती है 4,500 में, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 884 रुपए में। हमें डीएपी आज 13,600 रुपए में, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 4,000 की। हमारा बिजली का यूनिट 40 से 50 रुपए का, इंडियन काश्तकार को डेली 10 घंटे बिजली मुफ्त है। हमें डीजल फुल रेट पे मिलता है, इंडियन काश्तकार को ग्रीन डीजल के नाम से सब्सिडाइज डीजल मिलता है, पेस्टिसाइड सब्सिडाइज मिलती है। हमारे लिए तो कभी सब्सिडी का ऐलान हो तो सियासी ऐलान होता है, टारगेटेड सब्सिडी होती है, वो पॉलिटिक्स के लिए सारा कुछ किया जाता है। दुनिया के किसी मुल्क में ज़राअत के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर सियासत नहीं होती। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, कुदरत ने तो हमें नवाजा। दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पिशावर तक हमारे पास, जंगलात हमारे पास, रोही हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, चोलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास। एक नहीं है तो हम में एक विल नहीं है। यही वजह है कि आज बायसे शर्म है हमारे लिए कि हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान जब बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 140 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, हर चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आज हमें सोचना चाहिए था कि हम पानी कैसे बचा सकते हैं, लेकिन आज एक सोच आ गई है कि हम शुगर मिलें और लगाएं। पानी का टेबल क्या मैं एज ए काश्तकार कहूं मेरे लिए शुगर मिल फायदेमंद है, ये मैं आपको बता दूं। मेरे लिए, मेरे काश्तकार के लिए शुगर मिल बहुत फायदेमंद है इस वक्त, जितनी मर्जी लग जाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं, मेरे आने वाले बच्चों के लिए नहीं। क्योंकि पानी का टेबल वो पानी को सक करता है जमीन से। पानी में ऐसे ही गन्ना लगा ले तो ट्यूबवेल लगा लिया, वो जमीन से पानी को, पोटाश को सक करता है। आज हम उस तरफ जा रहे हैं। क्या इसीलिए कपास को फेल किया गया है कि आज पाकिस्तानी काश्तकार कपास पे उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है 8 से 9 हज़ार है, उसको रेट क्या मिल रहा है 6,000 रुपया। वो क्या काश करेगा? कि इस दफा मैं सराहता हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब की कोशिश को कि उन्होंने अर्ली कपास तो लगवा दी, काश्तकारों ने लगा ली। जहां पे 2.5-3 लाख एकड़ लगती थी इस दफा को 9 लाख एकड़ लग गई। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ हमने देखना तो रिजल्ट है ना। अगर काश्तकार का जब कपास सिंध की आई तो रेट बहुत नीचे था, काश्तकार ने हाथ खींच लिया पीछे। उसने पहले जीरो फर्टिलाइजर करनी छोड़ दी, उसने पेस्टिसाइड का स्प्रे छोड़ दिया। किस लिए? कि उसे नजर आ रहा था कि मुझे नुकसान है, मैं और खर्च क्यों करूं। यही वजह है कि अगर फिगर देखे तो पिछले साल से भी हमारी कम फिगर आई है कपास की इस वक्त। तो तकरीबन 13-14% पिछले साल से हमारी कम है इस दफा। हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट को कायम रखेंगे? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है 40 से 45 बिलियन डॉलर का है, उसको हम कैसे खत्म करेंगे? ये ज़राअत ही खत्म कर सकती है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए काश्तकार को ना मारो, वरना ये 25 करोड़ आवाम भूखी रह जाएगी। बाहर से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाहर से आज तो गंदम सस्ती है बाहर, लेकिन वो भी अगर आप लाहौर में लेके आएंगे तो 3500 से कम नहीं है, बल्कि 3600 रुपये में। क्योंकि अगर आप लेके आएंगे कराची 32-3300 में पहुंचेगी, लाहौर आके 35-3600 में पहुंचेगी। क्या कौन सा इंसाफ है
कि गरीब काश्तकार जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 33-3400 हो, उससे जबरदस्ती हुकूमत के जोर पर उसे 1900-2000 में गंदम लेके मॉडल टाउन के रहने वाले को, गुलबर्ग के रहने वाले को, 5 स्टार होटल में खाने वाले को, वो काश्तकार की सब्सिडी के ऊपर रोटी खा रहे हैं वो सारे। एक गरीब काश्तकार जो 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 5 एकड़ का, 10 एकड़ का है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। यही वजह है कि आज दिन ब दिन ज़राअत नीचे जा रही है बजाय ऊपर जाने के। अगर एक चीज को आप नोट कर लें कि कम से कम 35-40% मक्की की काश्त में कमी आई है, जो भी काश्त हुई है। हम कहां से पूरी करेंगे ये चीजें? क्या इंपोर्ट करेंगे? जब हमने अपना सोइंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब किया है, उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। जमीन में ऑर्गेनिक मैटर जीरो हो चुका है, हम उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मैंने आज तक किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, कोई ऐसी स्टेटमेंट आई हो कि हम जमीन को दोबारा कैसे बहाल कर, ऑर्गेनिक मैटर कैसे पूरा कर सकते हैं। जीरो हो चुका है इस वक्त। और हत्ता के यही वजह है कि हमारी पर एकड़ पैदावार में दिन ब दिन कमी आ रही है बजाय ऊपर जाने के। हम कपास में कहाँ खड़े थे, 1,44,00,000 बेल तक है 2012-13 में। आज पिछले साल 52 लाख, इस दफा 50 लाख भी नहीं होगी। और काश्तकार इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा काश्तकार परेशान है। हम काश्तकार हुकूमत वक्त के आगे, रियासत के आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, खुदा के लिए ज़राअत बचाओ, मुल्क की मैशत बचाओ। थैंक यू। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि IMF ने कहा कि गंदम डीरेगुलेट करो इनके मुताबिक, तो क्या इन्होंने डीरेगुलेट किया? 8 अगस्त 2024 को एक हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया जिससे गंदम के रेट तय कर दिए कि इससे ऊपर रेट से सेल होगी तो काश्तकारों के ऊपर पर्चे होंगे, और वो हुए। 8 अगस्त 2024 को हुकूमत पंजाब का वो नोटिफिकेशन है जिसमें तमाम अजला के रेट फिक्स किए। 2600 से लेके 2700 रुपये तक मुख्तलिफ अजला का मुख्तलिफ रेट था। तो डीरेगुलेट उन्होंने खुद नहीं किया। अगर ये डीरेगुलेटर सही तरीके से करते हमें ये मसाइल ना होते। अगर ये डीरेगुलेट करते रोटी का रेट तय ना करते, अगर ये डीरेगुलेट करते आटे का रेट तय ना करते, अगर ये डीरेगुलेट करते तो मैदा, सूजी, इन सब चीज़ों की एक्सपोर्ट पे, आटा की एक्सपोर्ट की कोई पाबंदी ना होती। डीरेगुलेट से तो मुराद यह है कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। गवर्नमेंट कहीं खड़े होकर ऐलान नहीं करेगी कि हमने रोटी 30 से 12 रुपए की करवा दी, और रोटी जब 14 रुपए की करवाई उस हिसाब से भी रेट 31-3200 बनता था, जो काश्तकार को नहीं मिला। जी, इस वक्त जो मेरे इल्म में है, ट्रैक्टर की ओवरऑल जो सेल में कमी आई है वो 40% है सालाना। उसमें कमी काश्तकार के मुआशी अबतरी, काश्तकार को उसकी फसलों का रेट ना मिलना। आपके सामने सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, बाकी चीज़ें भी आप देख लें, फर्टिलाइज़र की सेल देख लें, पेस्टिसाइड की सेल देख लें, हर चीज़ की सेल में 25-30% का फ़र्क आ गया। ट्रैक्टर की सेल क्योंकि महंगी आइटम है, इसमें 40% का फ़र्क आया है। और ये फ़र्क काश्तकार ने तो नहीं खरीदा, इसका आपकी पैदावार पे फ़र्क आएगा, एग्रीकल्चर की ग्रोथ पे फ़र्क आएगा, जो नहीं आना चाहिए था। देखिए जी, हम काश्तकार इस दफ़ा रिस्क नहीं लेना चाहते टोटली, बिल्कुल। गंदम की काश्त में मैं ओपनली ऐलान कर रहा हूं कि गंदम की काश्त में बहुत बड़ी कमी आने वाली है, जो मैंने काश्तकारों से सुना है। मैं काश्तकारों की ज़बान बोल रहा हूं, जो काश्तकारों से मेरी बातचीत हुई, हज़ारों से मेरी बातचीत हुई, वो गंदम की काश्त में बहुत बड़ी कमी ला रहे हैं। और दिल से नहीं लाना चाहता, ये भी मैं आपको बता दूँ कि रिस्क देने वाला मेरा खुदा है। रिस्क मैं काश्तकार नहीं हूँ, रिस्क देने वाला, रिस्क उससे देना है
लेकिन वो मजबूर होकर, हुकूमती रवैयों से मजबूर होकर कि उसको उसकी पैदावारी लागत ही वापस ना मिले। हुकूमत आटा सस्ता देना चाहती दे, गंदम सस्ती देना चाहती दे, हमारी पैदावारी लागत भी तो उसी सतह पे लेके आए ना। जिस तरह जब गंदम का रेट 2000 रुपये था, जो हमारी पैदावारी लागत थी वो पैदावारी लागत ले हम हाजिर है। देखिए जी, हम हुकूमत को मिल भी रहे, बार बार बात कर रहे हैं कि खुदा के लिए एक प्राइस कमीशन बनाए तमाम फसलों के लिए, 1 साल पहले रेट तय हो। नंबर 2, हमने एक रिक्वेस्ट और की है कि आज जो मसला बना हुआ चीनी की एक्सपोर्ट का, फिर इंपोर्ट का, आटे गंदम की इंपोर्ट का, तो उसके लिए एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी बनाई जाए जो इंडिपेंडेंट हो, वो फैसले करे। किसी दबाव में फैसले नहीं होने चाहिए। अगर उस वक्त चीनी एक्सपोर्ट ना होती तो आज ये मसला ना होता। अब चीनी अगर इंपोर्ट करते हैं, मरेगा काश्तकार। देखिए ना, काश्तकार अब हर फसल में, पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था इस तरह कि सारी फसलों में नुकसान हो। कभी 4-5 साल बाद एक फसल में नुकसान होता था, बाकी मैं चैलेंज से कहता हूं, कोई आके बैठ जाए जो आके कहे कि आपको फलां फलां फसल में फायदा हुआ है। इस वक्त मैं तो ये देख रहा हूं कि हुकूमत ये चाह रही है कि सिर्फ पाकिस्तान में गन्ना ही काश्त हो, बाकी कुछ ना हो, क्योंकि काश्तकार ने फिर चला जाना जिसमें फायदा हो। लेकिन मुल्क के लिए सोचना चाहिए। देखिए ना, मेरी उम्र अब 64 साल है, बाकी लाइफ मेरी बोनस है। मैं अगर आज अपने मुल्क के लिए नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। थैंक यू। मैं कुछ गल करना ही भूल गया। टेबल आई हो गया।